नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मालदीव की संसद में रविवार को जबरदस्त मारपीट और हंगामा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू की कैबिनेट पर संसद की मोहर लगनी थी। जब विपक्षी सांसद संसद के अंदर जाने लगे तो गार्ड से उन्हें रोकने की कोशिश की। हालांकि ज्यादातर सांसद अंदर चले गए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया और उनके कान के पास अपने साथ लाए बिगुल बजाने लगे। सत्ता पक्ष के सांसदों ने विरोध किया। कुछ देर में मामला मारपीट तक जा पहुंचा। कई सांसद एक दूसरे से उलझते नजर आए। इस घटना के वीडियो में मारपीट और शोर शराबे के बीच एक सांसद को दूसरे के बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। वहीं कुछ मेंबर्स को वेल के अंदर घुसकर एक दूसरे को पोडियम से नीचे खींचते हुए देखा जा सकता है। कुल मिलाकर मालदीव की संसद का नजारा किसी कुश्ती के अखाड़े से कम नहीं था। दरअसल ये झड़प सत्तारूढ़ और विपक्ष के सांसदों के बीच हुई है। दरअसल मालदीव की संसद में 28 जनवरी रविवार को मुइज्जू मंत्रिमंडल के लिए वोटिंग होनी थी। 22 सदस्यों वाली कैबिनेट की मंजूरी से पहले विपक्षी दल एमडीपी ने साफ कह दिया कि वो 4 मंत्रियों को मंजूरी रोक देगी। राष्ट्रपति मुइज्जू ने 22 सदस्यों वाली नई कैबिनेट बनाई है। इस पर मालदीव की संसद में मोहर लगनी थी और नए बने मंत्रियों को शपथ लेनी थी। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने 18 मंत्रियों के नाम को तो मंजूरी दे दी, लेकिन 4 प्रमुख मंत्रियों के नाम का विरोध होने लगा। इसके विरोध में मालदीव में सत्ताधारी दल विरोध में उतर गया। एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने सहयोगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मराठा कोटा की मांग स्वीकार करने के विरोध में 1 फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की घोषणा की है। यानी सत्ता में रहते हुए भी भुजबल आंदोलन का रास्ता चुन रहे हैं। बता दें, शिंदे सरकार ने बड़ी सफलतापूर्वक मराठा कोटा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल को शांत किया था। हालांकि अब उस आंदोलन और उसे खत्म करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। ओबीसी आंदोलन 1 फरवरी को शुरू होगा। 3 फरवरी को महाराष्ट्र यात्रा की योजना बनाई गई है। ओबीसी नेताओं ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों से उनके आंदोलन में आने का आह्वान किया है। ओबीसी नेताओं ने दलित संगठनों के नाम जारी संदेश में कहा है कि आरक्षण पर नए सिरे से खतरा मंडरा रहा है, इसलिए अगर अभी ना जाके तो सब छीन लिया जाएगा। ओबीसी नेता छगन भुजबल ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक की, जिसमें ओबीसी विधायकों, नेताओं और अन्य लोगों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भुजबल ने कहा कि इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर 26 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा मराठा कोटा के मसौदे को स्वीकार किए जाने की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। बता दें कि शिंदे सरकार ने मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों को स्वीकार कर लिया था। अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हुए मंत्री छगन भुजबल ने कहा, हम राज्य सरकारों के मौजूदा फैसले के खिलाफ विरोध करने के लिए विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर जमा होंगे, जो मराठा समुदाय को आरक्षण लाभ देने के लिए अवैध तरीके अपना रहे हैं। हम इसके खिलाफ ओबीसी को एकजुट करने के लिए मराठवाड़ा से एक यलगार रैली भी आयोजित करेंगे। छगन भुजबल की बैठक में भाजपा एमएलसी राम शिंदे और गोपीचंद पडलकर भी मौजूद थे और उन्होंने भुजबल की मांगों और प्रस्तावों को अपना समर्थन दिया। लेकिन यहीं पर शक है कि जबरदस्त अनुशासन वाली पार्टी भाजपा के नेता कैसे अपनी ही सरकार की पार्टी लाइन के खिलाफ जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल से बिहार पहुंच गई। सोमवार को यह यात्रा पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश कर गई। किशनगंज पहुंचने पर यहां के एक स्टेडियम में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर जहां उन्होंने एक और भाजपा आरएसएस पर जमकर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन या नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में एक शब्द भी बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन या नीतीश कुमार पर नहीं बोला। बिहार में रविवार को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद थी कि राहुल गांधी बिहार पहुंचने पर इस मुद्दे पर जरूर कुछ बोलेंगे। नीतीश कुमार के पाला बदलकर एनडीए में आने के बाद उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। केसी त्यागी ने कांग्रेस पर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक बार ये कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं होती। इसी से खिन्न होकर जेडीयू ने अलग होने का फैसला किया। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घटक दलों के साथ राजनीति करने में लगी हुई थी। हम इसको मजबूत करने में लगे थे और वो इसके बड़े पर्दों को हथियाने में लगी थी। सपा, डीएमके, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, सबको राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के प्रयास जारी थे। केसी त्यागी ने बिहार के सियासी घटनाक्रम को
पूर्व नियोजित बताने को लेकर कहा कि अगर ये प्री प्लान्ड था तो फिर हमने कांग्रेस जैसी अछूत पार्टी के साथ ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, अखिलेश यादव जी को क्यों बैठाया। नीतीश कुमार के पाला बदलते ही अब विधानसभा में आरजेडी के खिलाफ पहली कार्रवाई की तैयारी है। भाजपा के नेतृत्व वाले कई नेताओं ने आरजेडी नेता और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी अगर स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बहुमत से हटाया जाएगा। रविवार को सुबह पटना के अखबारों में पहले पन्ने पर विज्ञापन छपा, जिसमें पिछले 1.5 साल में महागठबंधन की सरकार द्वारा 4 लाख से अधिक नौकरियों के लिए डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस विज्ञापन के माध्यम से राजद नीतीश कुमार की छवि के ऊपर पिछली सरकार के कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहीं बार बार पाला बदलने की वजह से नीतीश कुमार की छवि पर असर पड़ा है और राजद अपनी ओर से कोई हड़बड़ी वाला कदम नहीं उठाना चाहती। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों का यह भी मानना है कि तेजस्वी यादव उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब विश्वास मत पर बहस होगी। उधर कोई भी अंतिम निर्णय लेने के लिए लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि अभी कई चीजें मोड़ ले सकती हैं। राजद के करीबी सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने पार्टी विधायकों से कुछ दिन तक पटना में बने रहने के लिए और अपना फोन बंद ना करने को कहा है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के फैसले के बाद उपजी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लालू सक्रिय हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति क्या करवट लेती है। ईडी ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परेशानी बढ़ा दी है। लालू यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने पटना दफ्तर में बुलाया है। वहीं लालू प्रसाद यादव जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पटना में ईडी के समक्ष पेश हो गए हैं। उनकी बेटी मीसा भारती को ईडी ने समन किया और वो पटना स्थित ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। समन पर बात करते हुए मीसा भारती ने मीडिया से कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि लालू जी को उनके परिवार को समन भेजना है तो भेज देते हैं। अब तो बस हमारे ही परिवार की बात नहीं है, देश में जो भी विपक्ष में हैं और उनके साथ ला नहीं रहे हैं उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। जमीन घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए सोमवार की सुबह उनके दिल्ली आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंच गए। इससे उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जाने लगी है। हेमंत सोरेन शनिवार की रात रांची से अचानक दिल्ली रवाना हुए थे। वो पिछले 2 दिन से दिल्ली में ही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी से नया समन मिलने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अचानक दिल्ली पहुंचने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन कानूनी सलाह के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में भी सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के डर से लापता होने का आरोप लगा दिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन के गायब होने का दावा करते हुए तंज भरे ट्वीट किए हैं। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सीएम को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। राज्यपाल के अनुसार मुख्यमंत्री को आज न कल जवाब देने ही होंगे। वो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। दोनों नेताओं ने राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्य सचिव और डीजीपी से मुख्यमंत्री का पता लगाने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि अगर सीएम सोरेन को लापता होने की खबर सही है तो ये झारखंड के लिए संवैधानिक संकट की स्थिति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि नीतीश को भूलने की बीमारी हो गई है। संजय राउत ने कहा कि पिछले 1-2 साल में नीतीश कुमार की बीमारी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कल शायद जब वो दवा वगैरह खा लेंगे तो उन्हें लगेगा कि अरे मैं बीजेपी में आ गया हूँ, तब वो वापस इंडिया में आ जाएंगे। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है देश के लिए, राजनीति और लोकतंत्र के लिए भी। संजय राउत ने कहा ये बीमारी सिर्फ नीतीश बाबू को नहीं हुई है बल्कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हो गई है। यही 2 प्रमुख नेता हैं जो बार बार कहते थे कि नीतीश को अब वो पार्टी के साथ नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस 2024 नहीं 2029 की तैयारी कर रही है। एक तरफ देश 2024 की महाभारत के लिए सज रहा है और दूसरी तरफ पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम 2024 के बाद सोचेंगे कि हम 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे।
मुझे ऐसा लगता है कि हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2024 की तैयारी कर रहे होते तो जो हो रहा है वो नहीं होता। ज्ञानवापी मामले में हिंदू महिला याचिकाकर्ता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। इसमें मस्जिद में सील किए गए 10 तहखानों को खोलने की मांग की जाएगी। इनके बंद होने से एएसआई द्वारा उनके सर्वे में बाधा पैदा हो रही है। इनके वकील विष्णु शंकर जैन का तर्क है कि माना जाता है कि इन तहखानों में मौजूद इमारत से पहले के हिंदू मंदिर के महत्वपूर्ण सबूत हैं। बता दें, पिछले हफ्ते वाराणसी अदालत के आदेश पर दोनों पक्षों को सौंपी गई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कुछ इसी तरह के दावे किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 7 दिन में भारत में CAA यानी नागरिक संशोधन कानून लागू हो जाएगा। रविवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह दावा किया। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और आने वाले 7 दिनों में देश में CAA लागू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि सभी राज्यों में 1 हफ्ते के अंदर CAA लागू किया जाएगा। कर्नाटक के मांडा जिले में 108 फीट ऊंचे पुल पर लगाए गए हनुमान ध्वज को प्रशासन की ओर से हटाए जाने के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। रविवार को जब हनुमान ध्वज को हटाया जा रहा था तो आसपास के कुछ गांव वालों के साथ बीजेपी और बजरंग दल के समर्थकों ने इसका विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की। प्रशासन ने इसकी जगह राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। वहीं भाजपा और जनता दल सेकुलर ने सोमवार को विरोध रैली का आह्वान किया है। इसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का आदेश जारी किया है। कर्नाटक के मांडा जिले में एक 108 फीट ऊंचे पुल पर लगाए गए हनुमान ध्वज को प्रशासन की ओर से हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। अब सीएम सिद्धारमैया ने सवाल उठा दिया है कि आखिर बीजेपी और जेडीएस लोगों को क्यों उकसा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा कहना है कि बीजेपी और जनता दल सेकुलर लोगों को क्यों भड़का रहे हैं, किस लिए, मुझे बताइए, वो ये सब किस लिए कर रहे हैं। रविवार को मांडा जिले के केरागोडू गांव में 108 फीट ऊंचे पोल पर लगाए गए हनुमान ध्वज प्रशासन ने हटा दिया और इसकी जगह तिरंगा झंडा लगाया। जब हनुमान ध्वज को हटाया जा रहा था तो आसपास के कुछ गांव वालों के साथ बीजेपी और बजरंग दल के समर्थकों ने इसका विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उत्तराखंड के 117 मदरसों में आगामी सत्र से छात्रों को रामायण भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों में श्री राम के किरदार की जानकारी छात्रों को दी जाएगी। मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। रविवार को 69वें फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड का ऐलान किया गया। गुजरात में आयोजित इस अवार्ड समारोह में आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उन्हें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म में उनके अभिनय के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म में उनके अभिनय के लिए मिला। साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला और फिल्म के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।